हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जनसंचार के तीसरे माध्यम टीवी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम टेलीविज़न दूरदर्शन भी कहते हैं। तो टीवी जो होता है उसे हम प्रिंट मीडिया और रेडियो का समावेश मान सकते हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया जो होता है वो दृश्य माध्यम होता है और रेडियो जो होता है वो श्रव्य माध्यम होता है। और टीवी में श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम होते हैं, क्योंकि हम उसमें समाचार सुन भी सकते हैं, समाचार देख भी सकते हैं। इसमें देखे गए दृश्य बोले जा रहे समाचारों से संबंधित होते हैं। मतलब जब न्यूज़ एंकर जो बोल रहे होते हैं और पीछे जो पिक्चर चल रही होती है, मतलब जो इमेजेस वो दिखाते रहते हैं, तो वो जो फोटो होती है वो और जो वो न्यूज़ बोल रहे होते हैं वो दोनों एक दूसरे से संबंध रखती हुई होती है। मतलब अगर कहीं पर कोई हादसा हुआ है या जैसे दिल्ली में कहीं कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई रैली लग रही है, चल रही है, तो उस रैली की जो तस्वीर है वो पीछे दिखाई जाएगी और जो न्यूज़ एंकर होंगे वो उस रैली के बारे में बोल रहे होंगे कि दिल्ली में रैली लग रही है, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस प्रकार से। इसमें कम शब्दों से अधिक बातें कही जाती है। मतलब इसमें टाइम लिमिटेशंस होती है कि मतलब आपको इतनी ही देर का वो अपना चलाते हैं, तो वो कम समय में बस अपनी बात पूरी करते हैं। जैसे वो नहीं था कि आपको 1 घंटे में 100 से अधिक न्यू खबरें, तो वो कम एक एक लाइन में अपनी खबरें बताते जाते हैं। वो होता है कम शब्दों में अधिक बातें बताई जाती हैं। अब टीवी में लेखन के भी चरण होते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ में 1 नंबर में कि टीवी के कितने चरण होते हैं, तो टीवी के 7 होते हैं। अगर वहां पर 5 का ऑप्शन दे रखा होता है 5 टिक करेंगे, अगर वहाँ 7 दे रखा है तो आप 7 टिक करेंगे। और जिसमें पहला चरण होता है ब्रेकिंग न्यूज़, जिसे फेस पैकर या फ्लैश भी कहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ जो तुरंत घटी घटनाओं का प्रसारण करते हैं, जिससे जैसे अगर वो जस्ट यहाँ पर एक कोई घटना घटी है या यहाँ पर जस्ट एक कोई चीज़ हुई है और वो की वही चीज़ वो हैंड टू हैंड आपको दिखा रहे हैं वो टीवी वाले या वो चैनल वाले, तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी इससे। और वो जो दिखा रहे हैं उसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। उसके बाद हो गया ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव तो आप सब जानते ही हैं, एंकर पैकेज। तो ऐसे करके 7 चरण हैं, आप इनके नाम याद कर लीजिए। वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं इनके पूछने के, क्योंकि यही पूछा जाता है कि टीवी के लेखन के कितने चरण होते हैं, नंबर में पूछा जाता है, तो 7 या 5 होते हैं। वैसे आप 7 ही लिखिए। अगर ऑप्शन वाला है उसमें 5 दे रखा है तो 5 टिक करिएगा। कहीं कहीं पर इसका 6 भी दे रखा है। अब हम टीवी की विशेषताएं देखें तो टीवी से हम समाचारों को देख व सुन सकते हैं। मतलब रेडियो में हमें ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती और प्रिंट मीडिया में भी नहीं होती, क्योंकि प्रिंट मीडिया में पत्र पत्रिका तो जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, और रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं तो देख नहीं सकते। इसमें जीवंत घटनाओं का प्रसारण होता है। टीवी जो होती है उसमें अगर कहीं पर जीवंत घटनाओं का प्रसारण, जैसे कहीं पर ऐसा नहीं होता कि वो न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पर 2 एंकर होते हैं अलग अलग जगह पर और वो कहते हैं कि हाँ बताइए वहाँ क्या हो रहा है, तो वो जो लाइव दिखाते हैं ना, वहाँ पर जीवंत घटनाओं का प्रसारण हो रहा है। तुरंत आंकड़ों में बदलाव का सीधा प्रसारण, मतलब कहीं पर कोई टाइमर चल रहा है, जैसे अभी कोविड के टाइम पर हमारे जो लोगों की डेथ रेट्स थी, जो मृत्यु दर था, वो पल पल बदलता जा रहा था, तो वो पल पल आंकड़े दिखाते जा रहे थे कि अब इतने हो गए, अब 4 लाख, अब 5 लाख, अब 4.5 लाख, ऐसे। तो वो तुरंत आंकड़ों में जो बदलाव हो रहा था वो हमें सिर्फ टीवी के माध्यम से ही देखने को मिल सकता है। लगातार समाचार देखे जा सकते हैं, मतलब हर समय आपको टीवी पे समाचार मिलेंगे। इस समय अगले 1 घंटे में हर टाइम ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रहेगी, हर टाइम कोई ना कोई समाचार चलते रहेंगे। ये सुविधा रेडियो में उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि रेडियो में कभी तो न्यूज़ चल रही होती है, कभी कोई बातचीत वार्ता चल रही होती है, कभी फिल्मी गाने चल रहे होते हैं, कभी कोई खेल चल रहा होता है। पर टीवी में आपको हर समय कोई ना कोई न्यूज़ चैनल तो न्यूज़ दिखाता है, मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे इसकी विशेषता है तो इसके दोष भी है। इसके दोष क्या है कि एक तो अस्थायी माध्यम है, क्योंकि हम टीवी में जैसे अभी हमने जो अभी जस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ देखी, हम उसे वापस नहीं देख सकते अगर हम देखना चाहे उसे घंटे में या आधे घंटे में 5 मिनट बाद, और हम उसे सहेज कर भी नहीं रख सकते। तो ये एक अस्थायी माध्यम है, हम इन्हें सहेज कर भी नहीं रख सकते। ये नेत्रों व कर्णों को हानि पहुंचाता है। मतलब अब अधिक से अधिक टीवी देखेंगे, अधिक से अधिक ऊंची आवाज में हम उन्हें सुनेंगे तो वो हमारे कानों व आंखों को हानि पहुंचा सकता है। इसमें एक और दोष लिखिएगा कि ये अस्थायी होने के साथ साथ इन्हें सहेज कर भी नहीं रखा जा सकता। अब एक क्वेश्चन आता है कि लेखन करते समय, मतलब टीवी लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर माध्यम का अपना अपना लेखन है। जैसे मैंने आपको रेडियो का बताया था पहले कि रेडियो में टाइपिंग होनी चाहिए, 3 स्पेस वाला होना चाहिए, वैसे इसमें भी होता है कि इसमें भी टाइप करा हुआ ही होना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ने वाला होता है उन्हें कोई और लिख कर देता है, तो अगर उन्हें भाषा समझ नहीं आई, उनकी जो हस्तलिखित भाषा है वो समझ नहीं आई, तो इसलिए उन्हें टाइप करके देना चाहिए।
तो कैसे होना, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो भाषा का, कि भाषा सरल होनी चाहिए, आम जन की बोली में होनी चाहिए, कि जो वो एंकर बोल रहा है वो लोगों को समझ आना चाहिए, तभी वो न्यूज़ वो समझ पाएंगे। उसके बाद वो भाषा शुद्ध होनी चाहिए, वो भाषा शुद्ध होगी तो उसे समझने में और आसानी रहेगी। उसका उच्चारण, कि शब्दों का उच्चारण सही व शुद्ध होना चाहिए, मतलब जो बोलने वाला है कि ऐसा नहीं वो बोल रहे हैं पर हमें समझ ही नहीं आ रहा, वो हानि को हामी बोल रहे हैं, वो लय को तय बोल रहे हैं, तो अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। इस प्रकार से वो धारा प्रवाह व लय हो, कि जो न्यूज़ एंकर है उनके बोलने में एक प्रभाव ढंग हो, बोलने का एक तरीका हो, वो लय में बोल रहे हो। जैसे कि जो न्यूज़ एंकर होते हैं, हम टीवी में देखते हैं ना कि आज तक आप ये खबरें देखे, तो वो जो जोश वो दिखाते हैं, वो चीज़ उनका एक धारा प्रभाव, उनकी जो लय में वो चल रहे थे, जोश दिखाते हैं फिर थोड़ा धीमे पड़ते हैं, ये तरीका। बाइट का ध्यान रखना चाहिए। अब बाइट क्या होता है? बाइट एक शब्द है, तो आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर क्वेश्चन के बाइट क्या होता है, टीवी लेखन या टीवी संचार माध्यम के अनुसार बताइए। तो बाइट क्या होता है? कि प्रत्यक्ष घटना स्थल पर मौजूद व्यक्तियों का जानकारी को पुष्ट करने हेतु दिया गया बयान। कि जैसे आपने अभी आज तक पे देखा होगा कि जो अनुराग कश्यप होती है, वो जो एक और न्यूज़ रिपोर्टर है चित्रा, वो दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं और अनुराग कश्यप यहाँ से कहती कि बताइए चित्रा वहाँ क्या हो रहा है। तो वो जैसे वो बताते ना, और वो पुष्टि के लिए वहां पर जो लोग होते हैं घटना स्थल पर, उनसे पूछते कि बताइए आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। तो वो जो पूछ रहे हैं ना कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, वो चीज हो गई बाइट। तो बाइट का ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि रेडियो और टीवी संचार माध्यम में क्या अंतर होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रेडियो पर हम समाचार सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, और टीवी पर हम समाचार देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और रेडियो पर तुरंत घटनाओं का प्रसारण हम आभास पूर्णतया नहीं कर सकते, मतलब कोई सुन के कर सकता है पर वो थोड़ी देर में आएगा। टीवी पर तुरंत हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उसका पूरा आभास कर सकते हैं। तो यही है कि आपके टीवी के बारे में उनके विशेषताएं, दोष, एक एक नंबर से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टीवी किन दो माध्यम का समावेश माना जाता है। तो रेडियो और प्रिंट मीडिया का समावेश वो माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट जो आज का आधुनिक और सबसे सशक्त माध्यम है, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल माध्यम जो है ना, वो इंटरनेट माना जाता है आधुनिक काल का, जो कि चौथा और सबसे मतलब एकदम क्या कहते हैं उसको, ताकतवर माध्यम है जनसंचार का, वो है इंटरनेट। अब इंटरनेट जो होता है वो इन तीनों का मिश्रण होता है, मतलब उसमें मुद्रित माध्यम प्लस रेडियो प्लस टेलीविजन, इन तीनों का समावेश होता है इंटरनेट। मुद्रित माध्यम में हम पढ़ सकते हैं, रेडियो में हम सुन सकते हैं, टेलीविजन में हम देख सकते हैं। इंटरनेट क्या होता है? जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो जब समाचार विचारों का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से हो तो वह इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है। तो आपको लिखना है कि जब समाचारों विचारों का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से होता है तो वह इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। अब इंटरनेट क्या है? आधुनिक व सशक्त माध्यम है इंटरनेट जनसंचार का। होगा कि मतलब आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर किसी को भी देख ले तो हम सब इंटरनेट में खोए हुए रहते हैं। कोई फ़ोन में है, कोई लैपटॉप पर बिजी है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो वो भी इंटरनेट के माध्यम से। अभी हम क्लास ले रहे हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से। टीचर्स आपको लाइव क्लास जो अभी प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से। आपके व्हाट्सएप पे जो लिंक्स आते हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से। आप कमेंट करते हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से। आप वीडियोस देखते हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से। आप यूट्यूब पर कोई समाचार देखते हैं या कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम। तो अभी का जो पूरा काल है, अभी जो पूरी दुनिया है वो पूरी इंटरनेट में डूबी हुई है। अब हम आगे देखें तो जो इंटरनेट की जो दीवानगी है वो इस प्रकार फैली हुई है कि लोग जो है वो प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन इन सबसे दूर होते जा रहे हैं। कि मतलब लोग पढ़ना भूल गए। पहले ऐसा टाइम था कि जब सिर्फ अखबार पत्र पत्रिकाएं चलती थी, किताबों में लोग डूबे रहते थे, तब इंटरनेट का कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था। और सुनने के लिए कुछ भी अगर उन्हें सुनना था तो वो रेडियो का उपयोग करते थे। उसके बाद टीवी आया तो वो टीवी का उपयोग करते थे। तब रेडियो और अखबार का थोड़ा प्रभाव कम हो गया। पर अब जैसे इंटरनेट आया तो इंटरनेट ने इन तीनों को पछाड़ दिया है कि ना अब टीवी का जितना प्रयोग है, ना रेडियो का इतना प्रयोग है, ना अब अखबारों का इतना प्रयोग है, बस नाम मात्र रह गया है। तो
अब हम वापस यहाँ आ जाते हैं कि आपसे इंटरनेट पत्रकारिता का पूछे तो आपको सटीक आंसर क्या लिखना है कि इंटरनेट के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पर किसी भी रूप में समाचारों, लेखों, चर्चाओं, परिचर्चाओं मतलब संवाद हो गई, डिस्कशन, बहसों, जो लोगों के बीच में दो बहस होती है, आपने कभी देखा होगा टीवियों पर कि चार लोग एक ही जगह बैठे होते हैं और वो अलग अलग एक मुद्दे पर बहस कर रहे होते हैं। वो फीचर की मनोरंजक कोई बात हो रही है, वो झलकियों मतलब अलग अलग तस्वीरें दिखाई जा रही है, आपको डिस्कवरी चैनल हो गया या आपको कहीं पर आपका ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, वो झलकियाँ दिखाना, यही सब। और आप ये समय बचाकर ये सारी चीज़ें देख भी लेते हैं, यही किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट जो है वो हमारा समय बचाता है, ये इसकी एक विशेषता है। इससे नेट पत्रकारिता, डिजिटल पत्रकारिता, ऑनलाइन साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। मतलब इंटरनेट माध्यम के और क्या क्या नाम है तो आप लिख सकते हैं कि नेट पत्रकारिता, डिजिटल पत्रकारिता, साइबर, वेब, ऑनलाइन, ये भी कहा जाता है। अब भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर कब शुरू हुआ था? तो पहला दौर आया था 1993 में, मतलब जब 1G आया था। अभी जैसे हमारे 5G 4G चलता है ना, 4th जनरेशन 5th जनरेशन, उस टाइम 1993 में 1G आया था। उसके बाद 2003 में दूसरा युग आया था, दूसरा दौर आया था जब 2G आया था। वैसे वैसे समय चलता गया और आज प्रेजेंट टाइम में, अभी के टाइम में 2022 में 5G चल रहा है हमारा, तो अभी 5G का दौर चल रहा है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि भारत की पहली इंटरनेट पत्रकारिता की साइट कौन सी थी? सही साइट बिल्कुल, तो वो थी rediff.com, जो अभी हम मेल में भी यूज़ करते हैं rediffmail.com, वही चीज़ है यहाँ पर rediff.com। और इंटरनेट पत्रकारिता का भारत का सबसे पहला साहित्य कौन सा था? तो वो था तहलका.com। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इन सब चीज़ों के नाम ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सब भी पढ़ लेते हैं तो इन सब के बाहर कुछ भी नहीं आएगा और आपके जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब भी हमने पढ़ा, अब हम मतलब जनसंचार के चारों माध्यम पढ़ चुके हैं। प्रिंट मीडिया, जिसे हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, जिसे हम दूरदर्शन भी कहते हैं, और इंटरनेट, हम ये चारों पढ़ चुके हैं। तो हमारा जनसंचार का माध्यम टॉपिक खत्म हो चुका है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।